गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके डन। चलो आगे चलें फिर। यस सर आप आगे चलो। ठीक है, कल हमने बात की थी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू सो मच सर, सब लेक्चर यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। थैंक यू बेटे। ओके डन, आगे चलो। ठीक है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सबसे पहले हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 16। मेसर्स अंशुल कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011 when they purchased the plant and equipment for ₹7 lakh. They adopted the policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance basis. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 15% पर एनम। मेथड कौन सी थी? डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ओवर द ईयर। देयर परचेस ऑफ प्लांट हैव बीन, इस बीच में इन्होंने और कौन कौन से प्लांट खरीदे? 1 जनवरी 2012 को इन्होंने 1,50,000 का एक एडिशनल प्लांट परचेस किया। 1 जनवरी 2015 को इन्होंने 2 लाख रुपीस का एक और प्लांट परचेस किया। On 1 January 2015, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line. पहले कौन सी मेथड चल रही थी सर? पहले चल रही थी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये कह रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बदल के मेथड कौन सी करनी है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 15%, अब इन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया। ठीक है, ऑन दिस डेट remaining useful life were assessed as 6 years for all assets purchased before 1st January 2015 and 10 years for the assets purchased on 1st January 2015 with no scrap value required. Calculate the difference in depreciation to be adjusted in profit plant and equipment account for the year ended 31st December 2015. यहां पर डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन की जगह होना चाहिए था कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डिसंबर 2015। शुरू करने बेटे, दैट इज योर क्वेश्चन। आगे चले। यस सर आप सॉल्व करना शुरू करो। डन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन के अंदर डेट्स इन्वॉल्व हैं, मैंने कहा बेटे एक काम करो, डिटेल में काम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 16 पहले बनाएंगे हम अपना एक डायग्राम। ये लो बेटे, ये मेरा डायग्राम बनना चालू। ओके सर डन। पहली डेट कौन सी मिली सर? पहली डेट इन्होंने पहला प्लांट परचेस किया था कब? पहला प्लांट 1 जनवरी 2011 को खरीदा था सर। 1 जनवरी 2011 को इन्होंने एक प्लांट परचेस किया था 7 लाख रुपीस का। फिर क्या हुआ था? उसके बाद 1 जनवरी 2012 को 1,50,000 का एक और प्लांट परचेस किया। 1 जनवरी 2012 को 1,50,000 रुपीस का एक प्लांट और परचेस किया। फिर 1 जनवरी 2015 पे आ गए सीधे। 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, ये आ गई डेट 1 जनवरी 2015 की। इस दिन एक प्लांट इन्होंने और परचेस किया 2 लाख रुपीस का। ये थी बेटे इनकी परचेस। सर यस्टरडे यू सेड दैट यू विल टेक क्लास एट यूट्यूब। अरे यार सेटअप बनवाने ही भूल गया यार, मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया था वर्षा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगली क्लासेस जो भी होंगी बेटे, अगले चैप्टर से, आज ये वाला चैप्टर खत्म करते हैं, अगले चैप्टर से जो भी क्लासेस होंगी बेटे वो हमारी यूट्यूब पर और ये अपना क्या जूम ऐप दोनों पर होंगी। ठीक है, ओके सर। पॉसिबल हुआ तो, अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी ने साथ दिया तो। आगे चलें? यस सर आगे चलो। ठीक है सर आगे चलते हैं। अब क्या होगा आगे? फिर क्या डिसाइड हुआ सर? ये डिसाइड हुआ 1 जनवरी 2015 यानी इस दिन इन्होंने और कुछ भी डिसीजन लिए। क्या डिसीजन लिए इन्होंने? इन्होंने डिसाइड किया कि यहां पर चेंज मेथड बदल देंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन बदल देंगे। मतलब इन्होंने इस दिन डिसाइड किया कि पहले हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते थे, अब इसकी जगह आज से यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, और क्या डिसाइड हुआ? अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर देखा जाए, ऑन दिस डेट यानी इसी दिन, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 के पहले जितनी भी एसेट्स खरीदी गई हैं, इन सारी एसेट्स की हमने इस दिन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यहां पर आइडेंटिफाई करी।
और ये कह रहे हैं कि जितनी भी एसेट्स हमने इस दिन के पहले खरीदी थी इन सब की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ n इज इक्वल टू 6 ईयर्स मानेंगे। ओके सर। और जो एसेट हमने 1 जनवरी 2015 को परचेस करी है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम 10 साल की मानेंगे। ओके। तो पुरानी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकल आई कितनी, 6 साल, लेकिन नई एसेट जो अभी अभी हमने खरीदी है इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये कह रहे हैं हम 10 साल मानेंगे। ओके सर, डन। और क्या करना है, लेकिन इन सबकी स्क्रैप वैल्यू 0 होगी बॉस, यानी आपकी जितनी एसेट्स पुरानी हैं या जितनी भी एसेट्स नई हैं इन सबकी स्क्रैप वैल्यू होगी यहां पर निल। ओके डन, ये भी ठीक है। ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2015 को जो ईयर एंड होगा, मतलब ये ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 2015 को, इस ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर ओनली। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे सभी के? कोई बात नहीं बेटे गौरव, अभी क्लास शुरू हुई है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन? किसी को अभी भी क्वेश्चन की अगर कोई लाइन ना समझ में आए तो बेटे वो पूछ सकता है। अगर किसी को क्वेश्चन की कोई लाइन समझ में नहीं आई होगी तो बेटे वो पूछ सकता है, नहीं तो बेटे मैं अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करूं। सर रिपीट कर दीजिए, नहीं बेटे ये रिपीट करने वाला काम नहीं हो पाएगा। अगर एक आध लाइन आपको समझ में ना आई हो तो मैं वो बता सकता हूं, नहीं बेटे रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्लियर हो गया सर, डन, आगे चलते हैं। नहीं बेटे रिपीट मत करवाओ, क्योंकि रिपीट करवाने में बेटे आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी क्लास एग्जैक्टली 7:03 पे शुरू कर दी थी, अभी हो रहे हैं 7:08, यानी क्वेश्चन से पढ़ने में मुझे 5 मिनट लग गए। अब बेटे मैं 5 मिनट फिर से एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करूं तो पॉसिबल नहीं हो पाता बेटे। आगे चलते हैं, ठीक है सर आप आगे चलो। मैंने पहले ही कहा था यहां पर क्या बदला, सर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल गई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बदल गया, एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बदल गई, यहां पर इन एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू तक बदल गई, सारे के सारे पैरामीटर इन्होंने बदल दिए। ठीक, हाँ, अगर सारे के सारे पैरामीटर इन्होंने बदल दिए हैं तब उस कंडीशन में यहां पर बेटे कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। आगे चलें, यस सर। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में मैंने आपको 2 स्टेप्स बताई थी। पहली स्टेप क्या बताई थी, मैंने कहा था बेटे जिस दिन आप अपने अकाउंटिंग स्टेप्स अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को बदलें सबसे पहले आप उस दिन की अपनी एसेट्स की बुक वैल्यू कैलकुलेट करें। यानी आपके पास में ये जो 3 एसेट्स हैं, आपको इन तीनों एसेट की आपको 1 जनवरी 2015 की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यू हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ मशीन ए, बी एंड सी एज ऑन 1 जनवरी 2015। तो पहला काम लिखें बेटे यहां पर फर्स्ट में, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को आपको अपनी एसेट्स की बुक वैल्यू निकालनी है। सी के साथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सी हमने वैसे भी कब परचेस करी है, मशीन 1 जनवरी 2015 की, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है यही कॉस्ट प्राइस इसकी क्या रहेगी, बुक वैल्यू रहेगी। तो इसके साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मशीन ए और मशीन बी के साथ में, इनकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटे सबसे पहले मशीन कब खरीदी थी, हमने बेटे 2 मशीनों पे कैलकुलेशन करना है। परचेज्ड ऑन, पहली मशीन परचेस करी है 1 जनवरी 2011 को, दूसरी मशीन परचेस करी है 1 जनवरी 2012 को। आओ बेटे सबसे पहले इनकी बुक वैल्यू निकालना शुरू करें। पहले बेटे ए मशीन पे काम करेंगे। बताओ बेटे ए मशीन की कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2011 कितना था? What was the cost of machine A on 1 जनवरी 2011? सर ये थी हमारी 7 लाख रुपीस की। ओके,
सर ये मशीन थी 7 लाख की, इसमें बेटे आपने 2011 का डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, डेप्रिसिएशन फॉर 2011 एट द रेट ऑफ 15%। देखना बेटे 7 लाख का 15% सर 1,05,000। ओके, फर्स्ट ईयर में आपने इसमें 1,05,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब क्या मिलेगा सर? मिलेगी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2012। बोलो बेटे 1 जनवरी 2012 की रिटर्न डाउन वैल्यू। सृष्टि का आंसर आया 5,95,000। ओके, हमें कब की चाहिए सर? हमें चाहिए 1 जनवरी 2015। अभी तो 1 जनवरी 2012 आया है सर, और आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो, डेप्रिसिएशन फॉर 2012 एट द रेट ऑफ 15%। बोलो बेटे 89,250 का डेप्रिसिएशन चार्ज। अब क्या मिलेगी सर? इससे मिलेगी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2013। बोलो बेटे कितना? 5,05,750। 5,05,750 डन। कहां रुक गए सर? अभी और बढ़ो। मैंने कहा ये लो, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2013 एट द रेट ऑफ 15%, 75,863। 75,863 का डेप्रिसिएशन माइनस करो तो क्या निकलेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2014। बोलो बेटे कितना? 4,29,887। 4,29,887। अभी मत रुको सर, अभी एक कदम और आगे चलो। मैंने कहा ये लो, डेप्रिसिएशन फॉर 2014 एट द रेट ऑफ 15%। बताओ 64,483। 64,483 का डेप्रिसिएशन। अब जाके मिलेगी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर नहीं आएगा, ऑन आएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2015, 3,65,404। 3,65,404। ये लो बेटे, ये आ गई आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कब की? 1 जनवरी 2015 की। डन? यस सर, ओके डन। उसके बाद दूसरी मशीन हमने परचेस करी थी कब? 1 जनवरी 2012 को। तो 1 जनवरी 2012 के आगे यहीं पर स्लैश करके लिख देता हूं कॉस्ट। इस मशीन की कॉस्ट थी 1,50,000 रुपीज की। अब बेटे इसकी भी बुक वैल्यू चाहिए 1 जनवरी 2015 की। तो सर पहले 2012 के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कराओ। बताओ 1,50,000 का 15% कितना? आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है क्या? हो सकता है बेटे, मैं नहीं जानता, मतलब आई डोंट नो मच अबाउट दिस। 22,500 इज द डेप्रिसिएशन फॉर 2012। लो बेटे 22,000 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई 1,27,500। फिर इसके बाद 2013 का डेप्रिसिएशन होगा इसी के अंदर एट द रेट ऑफ 15%, 12,750। नहीं बेटे गलत है, 19,125 शायद कुछ ठीक लगता है। हाँ 19,125 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो मिलेगी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2014। बोलो बेटे कितना? 1,08,375। 1,08,375। इसमें बेटे फिर 15% का डेप्रिसिएशन लगाओ, 16,256। 16,256 का डेप्रिसिएशन लगाया तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई यहां पर 92,119। 92,119 की बुक वैल्यू आ गई। और एक एसेट परचेस करी आपने कब? सर एक एसेट परचेस करी है 1 जनवरी 2015 की। तो 1 जनवरी 2015 की जो कॉस्ट है वही उसकी बुक वैल्यू है। और इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? सर इसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपीज। डन? यस सर डन। हमारे पास बेटे 1 जनवरी 2015 की सारी एसेट्स की बुक वैल्यू आ गई है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ये आपने अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया है। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो तब उस कंडीशन में जिस दिन आपने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बदले हैं
उस दिन का बेटे आपको सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है सारी एसेट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। डन? यस सर डन। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। मैंने कहा था बेटे जो आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी उसी रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे नए तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल देना। ओके सर? हाँ, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द रिवाइज्ड बुक वैल्यू विथ चेंज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट आपने बदले हैं उन बदले हुए अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से अब नए तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल दो। ठीक? ओके सर, निकालना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे बेटे पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2015। ठीक है? सबसे पहले मशीन जो आपने खरीदी थी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2011। 2011 को जो मशीन आपने परचेज करी थी उसकी अब बेटे बची हुई कॉस्ट कितनी? सर 3,65,404। इसमें से माइनस कराओ इसकी स्क्रैप वैल्यू। सर नए अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू निल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बताओ बेटे, बताओ बेटे एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ कितनी है? सर ये है पुरानी मशीन और पुरानी मशीन पे एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ इन्होंने कितनी अज्यूम करी थी? 6 ईयर डिवाइडेड बाय अगर 6 ईयर कर दूं तो बताओ बेटे पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना आया? 66666। बेटे एक बार भी लिखते तो भी काम चल जाता। बेटे कौन है? मरजान। मरजान इतने सारे 6 मत लिखो बेटा, 6 कम पड़ जाएंगे बाद में। ठीक है ना? मरजान ने बेटे 12-15 6 लिख दिए, बाद में बेटे 6 की जरूरत पड़ेगी तो कैसा करोगे फिर मरजान? देखा बेटे कीबोर्ड में खत्म हो गया ना 6 अभी है। तुम भी कैसे कैसे काम करते हो। यस सर 60,966। ओके तो बेटे इसको 60,901 ले लेता हूं। ओके सर 60,901। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2012। जो एसेट 1 जनवरी 2012 को परचेस करिए अब उस पे डेप्रिसिएशन निकालो। उस एसेट की कॉस्ट कितनी? सर एसेट की कॉस्ट है 92,119 माइनस इसकी भी स्क्रैप वैल्यू निल। और क्योंकि सर ये भी पुरानी मशीन है इसलिए इसकी भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 ईयर। बताओ बेटे डेप्रिसिएशन कितना? 15353। ओके 15353। ओके अब निकालो बेटे उस एसेट पे डेप्रिसिएशन जो आपने परचेज करी थी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015। सर 1 जनवरी 2015 को जो एसेट परचेज करी वो है 2 लाख रुपीस की। इसकी स्क्रैप वैल्यू भी निल है लेकिन इस एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? बोलो। सर इसकी है 10 साल। ओके 10 ईयर। तो बताओ बेटे इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर इस पे आप लगा दो 20,000। तो बताओ बेटे कुल मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? टोटल डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ बेटे टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 15 और 6 21 और 1 22,254। 42,254। 96,000 कैसे रे बाबा? अच्छा 60,000 है क्या? सॉरी 96,254। 96,254 और ये रहा बेटे आपका आंसर। समझ में आया बेटे? हाउ टू इंप्लीमेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर क्लियर है, डन है, वेरी गुड। यस सर यस सर। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, हो सकता है बेटे नेट का इशू हो। चलने दो बेटे, चला लो ये क्लास क्योंकि आज मुझे चैप्टर कैसे भी करके खत्म करना है और अगली क्लास से बेटे मुझे आपका कंपनी अकाउंट शुरू करना है। सर तूफान क्लियर है। ओके सर स्क्रीनशॉट लेना है। ये लो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले तो बेटे अपन ने जो डायग्राम बनाया था ना इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है।
सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने कहा था, हाँ बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा था, लेकिन पहले कंपनी अकाउंट लेना है क्योंकि मुझे आपके टेस्ट पेपर शुरू करने हैं जल्दी से, ठीक है ना। और टेस्ट पेपर चालू करने के लिए बेटे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का होना जरूरी है। एकदम चमक गया, बोले तो बिंदास, ये एक नंबर, बोले तो बिंदास नहीं बेटे, बोले तो सर ये एक नंबर, ठीक है ना सर। कंपनी, हाँ कंपनी अकाउंट बेटे पूरा 20 मार्क्स का कवर करता है, तो मुझे तुम्हारा क्लास का टाइमिंग बढ़ा के 2 से 2.5 घंटे करना है। और बेटे तुम्हारा जल्दी से कंपनी अकाउंट कंप्लीट करना है। कंपनी अकाउंट के बाद बेटे तुम्हारा कंसाइनमेंट कवर करना है। कंसाइनमेंट कवर करने के बाद बेटे तुम्हारा इन्वेंट्री वाला टॉपिक कवर करना है। ऐसे 4-5 टॉपिक है जिनको जल्दी से कवर करना है ताकि मैं तुम्हारे टेस्ट पेपर शुरू करूं, ठीक है। कतई जहर भूल गए आप तो, कतई जहर, हाँ कतई जहर। सर इसमें अकाउंट नहीं बनती है क्या इस सॉल्यूशन में? नहीं बेटे, इसमें तो आपसे सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का है ना, तो अकाउंट कहाँ से बनाओगे आप? नेक्स्ट सर प्लीज। मेरे को ऐसा धक धक हो रेला है। अरे ऐसे धक धक हो रेला काय को रे बाबा, धक धक नहीं करने का अभी, नहीं तो फिर उधर से गाना सुनाई देगा, धक धक करने लगा। अब ऐसा नहीं करने का। हाँ सर ये एक नंबर, चमक गया हमारे सर। ओके डन, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बेटे ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा होगा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो बेटे सबसे आखिरी में, अभिषेक पार्टनरशिप का इंतजार सबसे आखिरी में खत्म होगा। पार्टनरशिप का इंतजार तो बेटे 4 बैचेस के स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप अभी तक किसी के हाथ नहीं आई है। आगे चलो, ओके सर डन, ये लो। इसके बाद बेटे डेप्रिसिएशन निकाल लो। ओके कंसाइनमेंट, हाँ सर ऐसे ही लिखना है, और कैसे लिखोगे तो नहीं तो। आगे चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लो। A machine of Natraj costing ₹6 lakh is depreciated on the straight line basis। यानी अभी तक हम straight line basis के हिसाब से depreciation लगा रहे थे, assuming 10 years working life। और अभी तक हम मान के चल रहे थे कि भाई एसेट की estimated useful life 10 साल की है। तो ये क्या था, cost of asset, ये क्या थी, method of charging depreciation, और estimated useful life n is equal to 10 year। नील रेसिडुअल वैल्यू और यहां पर स्क्रैप वैल्यू अपन ने नील मान ली थी। ओके सर, फॉर 3 ईयर। और डेप्रिसिएशन हमने अभी तक कितने साल लगा दिया, 3 साल तक हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वॉज रीअसेस्ड एट 5 ईयर्स। बदला तो क्या बदला सर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है। नितिन सर इज बैक, कल से लॉ की अदालत चालू। क्या बात है बेटा, ये एक नंबर, ठीक है। कल से बेटे तुम्हारी लॉ की अदालत भी चालू हो जाएगी, वेरी गुड। ओके डन, चलो आगे चलते हैं। अरे आगे चलूं क्या? यस सर आगे चलो, ठीक है सर आगे चलते हैं, डन। ओके सर, लो बेटे इन्होंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदली है, उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। आंसर नंबर आएगा बेटे 17। लिखो आंसर नंबर 17। पहले आंसर नंबर 17 को मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको समझा दूं ताकि आपको बाद में इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। ओके सर डन। यहां पर बेटे सबसे पहले हमने एक मशीन खरीदी, मान लेते हैं 0 पीरियड में, जो भी ईयर रहा होगा, ठीक है ना। यहां पर आप एक मशीन खरीदते हैं, मशीन की कॉस्ट है 6 लाख रुपीस की। यहां पर बेटे मशीन की कॉस्ट थी 6 लाख। यहां पर आपने मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अज्यूम करी 10 साल, और यहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू होगी नील। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया। ये डेप्रिसिएशन कब तक लगाया सर? 1st ईयर में लगाया, 2nd ईयर में लगाया, 3rd ईयर में लगा दिया। यानी 3 साल तक ऑलरेडी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हमने सिर्फ और सिर्फ मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को रिवाइज किया है, और तीसरे साल के आखिरी में हमें ऐसा लगता है कि अब मशीन की बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 5 साल की है। हाँ सर आपके लिए बहुत कुछ लाए होंगे नितिन सर उनके गांव से। नहीं बेटे नितिन सर ऐसे मेरे लिए अपने गांव से कुछ लेके नहीं आते। नितिन सर को बेटे जब भी ऐसा कुछ करना होता है तो मुझे ही अपने गांव लेके चले जाते। चलो नवनीत सर आपको मैं मनेंद्रगढ़ से घुमा के लाता हूँ। और वहां पर सर आपका काम क्या होता है बेटे? अपना काम एक ही होता है, बस सुबह शाम सो,
मम्मी के हाथ का बना हुआ दबा के खाना खाओ और बस बेटे दिन भर शहर में यहां से वहां गाड़ी उठा के घूमो और कोई काम नहीं। 5 साल के मेहमान बच गई मशीन। आगे चलो बेटे, सबसे पहले क्या निकालना है सर? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में निकालेंगे आंसर। लिखना शुरू करो बेटे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटे सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? 3 साल बाद मशीन की एस्टिमेटेड मशीन की रिमेनिंग या रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी थी वो निकालना है। ओके डन। तो बेटे सबसे पहले मेरे पास में क्या है सर? हमारे पास में है कॉस्ट ऑफ मशीन। हमारे पास में है बेटे कॉस्ट ऑफ मशीन एट द, कोई डेट वगैरह दी है क्या यहाँ पर? नहीं सर, डेट वगैरह नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ, कॉस्ट ऑफ मशीन ऐसा ही लिख देता हूं मैं। हमारे पास में बेटे कॉस्ट ऑफ मशीन है कितने की सर? 6 लाख रुपीस की कॉस्ट ऑफ मशीन है। हमने बेटे इसी मशीन पे हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था, डेप्रिसिएशन पर एनम। पहले हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, 6 लाख रुपीस की मशीन थी, इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू निल थी, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर, यानी बेटे हमने इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 60,000 पर एनम का। हमने फर्स्ट ईयर में 60,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, सेकंड ईयर में 60,000, थर्ड ईयर में 60,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो अगर मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन अपनी एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा बुक वैल्यू। कब की बुक वैल्यू? मुझे मिल जाएगी सर बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में हमारी मशीन की बुक वैल्यू कितनी? तो सर हमारी एसेट की कॉस्ट प्राइस थी 6 लाख रुपीस, इसमें से आप 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 3 इंटू 60,000, यानी ये हो जाता है 1,80,000 का डेप्रिसिएशन। अगर 6 लाख में से माइनस कर दिया जाए तो बची हुई बुक वैल्यू कितनी? 4,20,000। और बची हुई बुक वैल्यू में बदले हुए अकाउंटिंग एस्टिमेट के हिसाब से नया डेप्रिसिएशन निकाल दो, काम खत्म। ओके सर, तो लिखो यहां पर रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, चौथे साल के लिए आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? तो सर 4th ईयर के लिए अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो 4th ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा रिवाइज्ड बुक वैल्यू 4,20,000 पे, रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू, सर स्क्रैप वैल्यू के अंदर कोई रिवीजन नहीं है, यानी पहले भी स्क्रैप वैल्यू निल थी और बाद में भी स्क्रैप वैल्यू निल है, डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हाँ सर, यहां पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदल के 5 साल हो गई है। तो बताओ बेटे 4th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 4th ईयर में 84,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। डन। सभी को बेटे क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो। माधव, जिम चालू है कि नहीं? सुबह जा रहा है कि शाम को? अरे वर्कआउट करने सुबह जा रहा है कि शाम को? सुबह जा रहा है? ओके ठीक है। स्क्रैप वैल्यू निल का मतलब ये होता है कि मशीन की एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू है, 0 होगी, ये मतलब होता है। डन सर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या सर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना शुरू करें। विश्वा लिमिटेड हैज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 12 लाख। मशीन की कॉस्टिंग थी 12 लाख रुपए की। मशीन की कॉस्टिंग थी बेटे 12 लाख रुपए की। लिखेंगे यहां पर आंसर नंबर 18। सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हो? तो बेटे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहले तो बेटे अपना डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाते से क्या होता है कि एसेट के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है। आपकी बेटे एसेट की कॉस्ट थी 12 लाख रुपए की, यहां पर बेटे एसेट की कॉस्ट 12 लाख। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? is depreciated straight line basis assuming 10 year working life and 0 residual value। हमने बेटे जब मशीन खरीदी तो मान लिया कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल की होगी और इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू होगी वो होगी निल, यानी 0।
और इन पैरामीटर को ध्यान में रख के हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया फॉर 3 इयर्स। और हमने डेप्रिसिएशन कब तक लगाया सर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक हम डेप्रिसिएशन लगाते रहे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹60,000। तीसरे साल के आखिरी में हमने अपनी मशीन की रीवैल्यूएशन कर दी और यहां पर हमने कह दिया कि हमारी मशीन की वैल्यू को हम 60,000 रुपीज से इंक्रीज करेंगे। हाँ बेटे अर्जुन, आप एकदम ठीक समझे। 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि हर साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर मेथड तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अर्जुन बेटे आप कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अर्जुन बेटे आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अर्जुन आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा? अर्जुन, अर्जुन क्या आज बेटे अर्जुन हम महाभारत के युद्ध के मैदान में हैं, सामने बेटे कर्ण खड़ा है, ठीक है ना? और अर्जुन तुम जानते हो कर्ण तुमसे ज्यादा ताकतवर है और इसी समय अगर तुमने कर्ण का वध नहीं किया तो कर्ण तुम्हारा वध कर देगा। इसलिए अर्जुन यही समय है तुम्हारे पास कि तुम इसी वक्त कर्ण का वध कर सकते हो। और कर्ण का वध करने के लिए तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा कि अर्जुन तुमने जो मुझसे डाउट पूछा है वो किस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा है। अभी तक अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया। ठीक है अर्जुन, सर भी लाइक श्री कृष्णा। ओके ठीक है, हाँ आगे चले। अर्जुन क्या तुम बेटे कर्ण का वध नहीं करना चाहते? क्या तुम कर्ण के हाथों बेटे खुद अपना वध करवा लेना चाहते हो? क्यों तुम वीर गति को प्राप्त होना चाहते हो बेटे अर्जुन? इतने में भी नहीं सुन रहा है नालायक। अबे नंबर बता, नंबर। अब अपनी लोकल लैंग्वेज में आना ही पड़ेगा, यानी अच्छी हिंदी बोलो तो भी नहीं पच रही है। बताओ, है इतनी अच्छी हिंदी बोला बेटे, उसके बाद में भी नहीं पच रही है। हद हो गई अर्जुन। अबे क्वेश्चन नंबर बता मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर। सर वीर का आगे चलते, ठीक है सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 आगे चलिए सर। हाँ बेटे आगे चलते हैं। एक जोत को ना पता नहीं आज बड़ी जल्दी पड़ी है। हाँ एक जोत को पता नहीं आज बड़ी जल्दी पड़ी है। सर मैंने गेटा 2.0 लिख ली। ओके गीता, अच्छा वो देखो गीता को लिख रहा है गेट्टा, GETTA गेट्टा। अब एक गेट्टा क्या होता है? गीता होता है। GEETA होता है गीता। सेकंड, अच्छा 12th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो आप। ओके ये लो बेटे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले 12th क्वेश्चन के बारे में बता दूं। सेकंड लास्ट है 12th क्वेश्चन में तो ये वाला क्वेश्चन था। अर्जुन बेटे आराम से क्वेश्चन नंबर ढूंढो। कर्ण को सामने देख के बेटे अर्जुन तुम अपना धैर्य खो चुके हो। अर्जुन बेटे कर्ण को सामने देख के आप अपना धैर्य खो चुके हैं। संभालो अर्जुन, संभालो अपने आप को, आगे चलो। हाँ ठीक है। तो बेटे 3 साल के बाद इन्होंने अपनी एसेट की कॉस्ट की रिवैल्यूएशन करी और ये कह रहे हैं कि अपने एसेट की कॉस्ट बढ़ा दी है। तो ये भी आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ओके सर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और ये कह रहे हैं वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹60,000 और कह रहे हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 9 ईयर। और इसी दिन हमने एक और नया चेंज किया। हमने मान लिया कि एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आज से 9 साल की बची है। ठीक, आगे चलो। यस सर आगे चलो। अब क्या करना है? सीधी बात है, बताओ बेटे 4th ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? क्वेश्चन में पूछेंगे तो सिर्फ क्या पूछेंगे? बताओ बेटे आपने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बदले हैं तो 4th ईयर में आपको कितना डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करना है। ये देखो बेटे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर बताया था बेटे। हाँ अरे सर आपको तो बिना ही पते बेटे, अब ऐसे ही थोड़े ना आदमी बात कर लेता है। ओके महाभारत देखिए आपने बेटे, महाभारत देखिए और कर्ण अपना बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है ना। पूरी महाभारत में अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर कोई है तो वो है कर्ण। रामायण में अगर अपना फेवरेट कैरेक्टर कोई है तो वो है बेटे रावण, ठीक है ना। महाभारत में, और महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर रावण,
और सॉरी महाभारत का नहीं यार, रामायण का फेवरेट कैरेक्टर है बेटे अपना रावण, महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण। सर विलेन क्यों? क्योंकि बेटे हमेशा याद रखो विलेन के पास में ही ज्यादा ताकत होती है, और अगर अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो वो गलतियां मत करो जो विलेन ने करी हैं, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। हीरो क्या सिखाएगा? हीरो ये सिखाता है कि ये करो, लेकिन अपन वो तो कभी करते ही नहीं है जो दुनिया बोलती है हमसे करो, लेकिन जो कहती है कि ये करो, ये मत करो, अपन वही करते हैं, ठीक है ना। इसलिए बेटे आगे चलो, आगे 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 चलो, आगे चलो, ठीक है सर। क्या करना है सर? थर्ड ईयर के एंड में आपने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को बदला है, तो थर्ड ईयर के एंड की सबसे पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करो। आओ बेटे बुक वैल्यू निकालें। पॉइंट नंबर ए, हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बताओ बेटे थर्ड ईयर के एंड में आपकी एसेट की बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? सर अगर मैं कॉस्ट ऑफ एसेट ले लूं और इसमें से 3 साल का 3 इयर्स अगर डेप्रिसिएशन, 3 साल का अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी सर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बताओ बेटे एसेट की कॉस्ट कितनी थी? सर एसेट की कॉस्ट थी 12 लाख रुपीज, माइनस 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? सर पहले से एसएलएम मेथड चल रही थी, एसएलएम मेथड चल रही थी तो 12 लाख रुपीस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, होगा कैलकुलेट? यस सर बिल्कुल ठीक। स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर? निल डिवाइडेड बाय, पहले हमारे लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 साल, तो बेटे 10 साल, ये हो गया 1 साल का डेप्रिसिएशन। अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं तो ये निकल जाएगा 3 ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक। 12 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। अगर 12 लाख में से 3,60,000 माइनस करूं तो बेटे मुझे अपनी एसेट की बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मिलती है कितनी? 8,40,000 की मिल जाती है। ओके यस सर बिल्कुल। अब निकालो डेप्रिसिएशन। अब बताओ बेटे यहां पर इसके बाद रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी हो गई, या रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितनी? रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो बेटे व्हाट इज द रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट? सर हमारी एसेट की बुक वैल्यू निकली थी 8,40,000 और ये कह रहे हैं थर्ड ईयर के एंड में हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी एसेट की वैल्यू को 60,000 से इंक्रीज करेंगे। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकालते समय अब मैं अपनी एसेट की बुक वैल्यू में 60,000 और प्लस करूंगा तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गई 9 लाख रुपीस की। आ गई बेटे? यस सर आ गई। अब निकालो बेटे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। अब आपने नए तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल देना है। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, ऐसा लिखो फॉर फोर्थ ईयर, चौथे साल के लिए रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो सर फोर्थ ईयर के लिए एसेट की रिवाइज्ड कॉस्ट लेंगे 9 लाख रुपीस। रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू होगी इसकी निल होल डिवाइडेड बाय, हमारे लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी सर? 9 साल की बची है, तो डिवाइडेड बाय अगर 9 कर दिया जाए तो डेप्रिसिएशन आता है 1 लाख रुपीस पर एनम। यानी फोर्थ ईयर में, फिर फिफ्थ ईयर में, फिर सिक्स्थ ईयर में, फिर सेवंथ ईयर में हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे? 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते रहेंगे। ये था बेटे आपका पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड आ सकते हैं। और मैंने पहले बता दिया बेटे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। डेप्रिसिएशन खत्म? हाँ बेटे डेप्रिसिएशन खत्म, ठीक। अभी बेटे शायद पवन शर्मा सर की आपके साथ में एक मीटिंग है, तो बेटे उस मीटिंग में आप लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, पहली बात समझ ले वाला। अभी सर 9 बजे, हाँ 9 बजे मीटिंग है, पहले मेरी बात सुन ले बेटे, उसके बाद मीटिंग में जाना, ठीक है। अभी तक बेटे आपको सारे व्हाट्सएप पे यूनिक एकेडमी की तरफ से आपको सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया करते थे, ठीक है ना। अभी तक आपको जो क्लास की टाइमिंग होती थी, जो नोट्स आपके साथ में शेयर होते थे
और जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड होती थी। लेकिन धीरे धीरे बेटे अब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज डालना बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे व्हाट्सएप के थ्रू हम कम्युनिकेशन को बंद कर रहे हैं। ऑफिस के अंदर बेटे मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आने लगी है आजकल। कई ग्रुप के अंदर ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड नहीं हो पाती है हमारे लिए बेटे। अब क्या हो गया है, कुल मिला के जो अलग अलग बैचेस हैं, आप रिकॉर्डेड बैचेस आप लोग लाइव देख रहे हैं। लाइव देखने के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। अभी लगभग 3000 to 4000 स्टूडेंट्स हमारे दिसंबर 22 के लिए रिकॉर्डेड और लाइव मोड में क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इतने स्टूडेंट होने के कारण अब बेटे थोड़ी सी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आने लगी है। सबको सही तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है। इसलिए अब हमारी कोशिश ये है कि हम यूनिक एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के थ्रू यहां पर आपको कम्युनिकेट करना शुरू करें। तो अगर आपने अभी तक यूनिक एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बेटे यूनिक एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे करके हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप वैसे भी बंद करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके हाँ, नहीं बेटे क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा करके चीजें बड़ी होती हैं, अब हम भी चाहते हैं कि जितने ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट्स लें उतना अच्छा है। तो अब धीरे धीरे करके बेटे अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट नए ऐड होते जा रहे हैं, तो बेटे अब उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अब उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब बेटे धीरे से आप लोग अपने आप को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कब बेटे व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा बंद हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके बेटे यूनिक एकेडमी का ऑलरेडी ऐप है और उस यूनिक एकेडमी के ऐप में हम लोग सीए फाउंडेशन को इंटीग्रेट करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपकी अभी बैच चल रही है, हम लोग आपकी रनिंग बैच को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए दिसंबर 22 में तो बहुत मुश्किल है कि उसको यूनिक एकेडमी के ऐप में मर्ज कर दिया जाए। अभी तो बहुत मुश्किल है, बाकी धीरे धीरे उस पर भी काम चालू है। सर चैनल का लिंक सर वहां CSEET का ग्रुप है, सीए फाउंडेशन का नहीं है सर, कर रखा है। ओके ठीक है, ओके 1 मिनट रुको बेटे मैं बात कर लूं। बेटे अगर किसी के पास में यूनिक एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक हो तो दे दें, ताकि मैं सभी को शेयर कर दूं। सर अपना ये जो सीए फाउंडेशन के लिए टेलीग्राम चैनल अलग से बना हुआ है क्या यूनिक एकेडमी का? उस हाँ सर वो व्हाट्सअप कर दीजिए व्हाट्सअप कर दीजिए एक बार, तो मैं सारे बच्चों को शेयर कर देता हूँ। लाइव क्लास चली रही थी तो उनको अभी दे देता हूँ, तो अभी ज्वाइन कर लेंगे वो लोग। हाँ सर हाँ, सेकंड बैच है सर। हाँ जी सर, जी सर हाँ। लो बेटे इतने सारे सेंड कर दिया, सभी ने बेटे शेयर कर दिया है। ये लो बेटे Ctrl+C Ctrl+V। बेटे आप सभी को टेलीग्राम चैनल का बेटे यहाँ पे लिंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी बेटे इसी वक्त इसी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि धीरे धीरे करके बेटे जैसे जैसे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे करके बेटे उनको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर करते जा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप ग्रुप को खत्म किया जा सके। ठीक है, ओके सर डन। ठीक है, कल से बेटे अब अगली क्लास हमारी होगी तो कब होगी? कल क्या है, सैटरडे है ना? ठीक है, तो कल बेटे हमारी कल की क्लास हो सकती है, जब हमारी कल की क्लास होगी तो कल की क्लास में बेटे हम लोग कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको रीजन बता दिया, मुझे आपके टेस्ट पेपर शुरू करने हैं और टेस्ट पेपर शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक का होना जरूरी है। टाइमिंग अभी यही रहेगा। सर कल है क्लास आपकी? हाँ बेटे रहेगी ना यूट्यूब पर। बेटे कल हाँ यूट्यूब पर देखता हूँ बेटे, यूट्यूब पे कल मैं अरेंज करवा लूंगा। ओके हाँ मरजान बेटे कोई डाउट था आपको? बताओ मरजान क्या डाउट है?
हाँ हाँ ठीक 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 बेटा, ओके ओके ओके। अब मैं क्लास में कुछ भी नया डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इफ समबडी, हाँ ओके बेटा, गुड नाइट मरजान बेटे। हाँ, इफ समबडी वांट्स टू लीव द क्लास देन दे कैन लीव। अभी मैं कुछ भी नया डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सर कंपनी अकाउंट तो बहुत हार्ड हो जाएगा सर। बेटे कुणाल बैठ के तो देखो, अगर तुम्हें कंपनी अकाउंट के नाम पे बेटे मैंने पीएचडी ना करवा दी तो बात गई बॉस। अभी तक बेटे एक बात बताओ, अभी तक बेटे जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा लगा जो टफ है? कोई भी टॉपिक में ऐसा लगा कि सर इसमें तो अपने को बनता ही नहीं, इसमें तो अपने को दिक्कत ही है? ठीक है ना, बोलो बेटे। सर प्लीज अपलोड, थैंक यू सर। एनपीओ कैसा है? एनपीओ भी इजी है बेटे, कोई टफ नहीं है। हाँ तो बस बेटे अब कंपनी अकाउंट के बारे में भी पूरी चिंता मुझ पे छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सर 15 क्वेश्चन सिर्फ सर 15 क्वेश्चन सर सिर्फ डेप्रिसिएशन का, ओके। 15th नंबर क्वेश्चन सर सिर्फ डेप्रिसिएशन का। मैं समझा नहीं बेटे क्या कहना चाह रहे हो सुशील। तूफान क्लियर, वो क्वेश्चन आ जाए आई विल डू इट, ओके। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से करें? अगर बेटे अगर आपको किसी भी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। ICAI का जो मॉड्यूल आपके पास में आया है, आप अपने ICAI के मॉड्यूल के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू बेटे, एक जो थैंक्स अलॉट। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे। सर अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे करें प्लीज टेल। बेटे अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप सभी मुझ पे भरोसा करते हैं तो बस इतना याद रखें कि आपको डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करनी है। अगर मैं आपको कोई होमवर्क देता हूं तो आपको वो होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं जो भी टेस्ट पेपर लूंगा आपको ईमानदारी से अपने टेस्ट पेपर को परफॉर्म करना है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो 75 मार्क्स की गारंटी मेरी तरफ से अभी ले लो अकाउंट में, ठीक है। हाँ ठीक है बेटे, बाय बाय, कल मिलेंगे। इसलिए टेंशन मत लो, तुम्हारी पूरी अकाउंट की टेंशन मेरी है बेटे, ठीक। ओके बेटे बाय बाय। सर आपका, हाँ बेटे मेरे पीडीएफ से करोगे तो भी चल जाएगा। हाँ बेटे सिर्फ हो जाए तो करा देना, ठीक है बेटे। हाँ सर ओके ओके। किशोर सर का नंबर दे दो। किशोर सर का नंबर चाहिए है तुम्हें, ओके ये लो बेटे किशोर सर का नंबर ले लो। 95297 95297 95297 97322 97322। थैंक यू बेटे, थैंक्स अलॉट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो मुझे अब समझ में आने लगा है। मैं साइंस स्टूडेंट थी सो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। थैंक यू सर इतने अच्छे से। बेटे थैंक यू। आराधना, आराध्या है, आराधना है, क्या नाम है? आराध्या, ओके। सर आप मेरे पास का कैसी बात कर रहे हो बेटे सृष्टि, ऐसे कैसे हो सकता है मैं आपकी बात का रिप्लाई नहीं करूं? सृष्टि का मैसेज कौन सा आया था? आपके आंसर तो बेटे मैंने पूरे पढ़े थे। सुशील, सूरज, सृष्टि बहुत देर से तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया यार। हाँ बताओ क्या डाउट है? नहीं दिए हैं सर, बताओ ना बेटे क्या डाउट है। सृष्टि एक बार कॉपी पेस्ट कर दो अपना डाउट। सर अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैसे यूज करें? बेटे अगर स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए मेथड ऑफ परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया होगा। उस कंडीशन में फिर आप स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देना, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू क्यों दी जाती है? नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू तब दी जाती है जब आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करनी हो, ठीक है। बैच में भी आप कंपनी बोले हैं स्टार्ट करने। सर बाउंस बैक, हाँ बेटे बाउंस बैक बैच और आपकी बैच, क्योंकि बाउंस बैक बैच में भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेटे मुझे कंपनी अकाउंट थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, क्योंकि इकलौता चैप्टर है जो सीधे 20 मार्क्स को कवर करता है, ठीक है ना। तो वहां पे मुझे शॉर्टकट में नहीं जाना है। हाँ तो बेटे उन दोनों की क्लासेस को, आपकी क्लासेस उनकी क्लासेस को मर्ज करके बेटे कंपनी अकाउंट में लंबा खींचूंगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आए सर कंपनी अकाउंट का। कुछ भी रिवाइज करके मत आना बेटे, कुछ भी पढ़ के मत आना, सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे क्या पढ़ाना है वो मैं देखूंगा, ओके। कुछ भी रिवाइज करके नहीं आना,
सर रेट कैसे निकालते हैं WDV में समझा दो। बेटे रेट निकालने वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाकी एक चैप्टर के अंदर मैंने रेट निकालना समझाया है, चाहो तो बेटे उसका बैकअप देख लेना एक बार, ठीक है। ओके चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे। अब कंपनी अकाउंट के नोट्स सर नहीं है, अभी भेज देता हूं बेटे कंपनी अकाउंट के नोट्स। ओके कल बेटे कोशिश करता हूं जूम ऐप पे लेने की। ओके कुणाल बाय बाय सर बेटे, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।